नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है आपके अपने प्रकृति गुरुकुल पे। तो कल हमने साइकोलॉजी स्टार्ट की थी, सीडीपी में फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। हम पूरा बैच क्लिक करेंगे इसमें, क्योंकि सीटेट, यूपीटेट और DSSS केवीएस सबके पेपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीडीपी। तो ये आज हम लोग जो साइकोलॉजी है उसका आगे का पढ़ाई करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पहले का साइकोलॉजी का पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए देखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, जो नेक्स्ट पार्ट है साइकोलॉजी का, शैक्षिक मनोविज्ञान। इसमें क्या है पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, जो का यूज़ जो होता है, वो जो बच्चे हैं उनके वातावरण में जो व्यवहार में चेंजेस आते हैं, मतलब किस वातावरण में उनका व्यवहार कैसा होता है। इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, अहम रोल निभाता है साइकोलॉजी में, या फिर किसी भी आप चीज़ में देखेंगे तो इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ये यही है कि इसमें मैं मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग, इसका जो इसके जो भी मनोविज्ञान साइकोलॉजी के रूल्स रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स है, उसका प्रयोग बच्चे का जो शैक्षिक वातावरण में जो बिहेवियर में चेंजेस होता है उसको देखने के लिए किया जाता है। ठीक है। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के जो जनक हैं वो EL थॉर्नडाइक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन कई पेपर में पूछ लेता है, DSSS में या फिर KVS में, ऐसे किसी भी पेपर में ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको आपको याद रखना है कि, और मैं आपको कहूँगी कि इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं एक परिभाषा हम शिक्षक मनोविज्ञान पे अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्राइवर के। ओके, तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उसका जो भी यूज़ है वो किस चीज़ के लिए होता है। वो इसलिए होता है कि जो भी आपके किसी के ऊपर भी अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के ऊपर या किसी बड़े के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो उन सिद्धांतों का, उसके नियमों का सबका प्रयोग करके, उसका प्रॉब्लम का निवारण करके, खोजों के प्रयोग से, मतलब हमें एक्सपेरिमेंट करके और सर्च करके जो भी हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान निकाल सकें। तो इसलिए इसका ये इस टाइप की परिभाषा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मतलब से आप क्या समझ रहे हैं। शिक्षा मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, और मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी की पढ़ाई। तो इसका कैसे यूज़ होगा, इसका ऐसे यूज़ होगा क्योंकि इसमें व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका बिहेवियर जो भी चेंजेस होता है उसी से ही आपकी साइकोलॉजी समझ में आती है। कभी आदमी गुस्से में होता है, कभी वो नॉर्मल होता है, कभी बहुत खुश होता है, तो ये उसके बिहेवियर से हमें पता चलता है। अगर वो शांत बैठा है तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, बट अगर वो गुस्से में मतलब उसके फेस से दिख जाता है कि वो गुस्से में है, या फिर वो कुछ बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो हमें समझ में आता है। वो कैसे समझ में आता है, उसके बिहेवियर से समझ में आता है। वो खुश होता है तो बहुत ही हैप्पी रहता है, मतलब उसका मूड अलग से दिख जाता है। कैसे दिखता है, आपको उसके फेस एक्सप्रेशन से दिखता है, उसकी हरकतों से दिखता है। ये क्या है, ये एक बिहेवियर का पार्ट है। तो इसलिए हम ऐसे ये इसकी परिभाषा को आप ऐसे भी दिमाग में याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है मेथड ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विधियाँ। कैसे आप किसी की मतलब साइकोलॉजी समझने के लिए आपको कैसी 2 मेथड आप मेनली यूज़ करते हैं। इसमें अंदर भी बहुत सारे हैं जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, बट मेन इंपॉर्टेंट जो मेन हेडिंग है वो है 2। एक है ऑब्जर्वेशन मेथड और दूसरा है एक्सपोजिशन। मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, आप किसी के बिहेवियर को देख रहे हैं, किसी का मतलब किसी की हरकतें देख रहे हैं। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पूरे साल भर देखते हैं कि वो कब कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब उसकी हर एक चीज़ पे ऑब्जर्वेशन होता है, उसका भी मार्क्स होता है। तो वे ऐसे ही ऑब्जर्वेशन होता है। एक्सपोजिशन मतलब विवरणात्मकता विधियाँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब आप एक्चुअल में वो चीज़ें करके टेस्ट लेते हैं कि आप उससे क्या, मतलब उसका साइकोलॉजी है।
तो दो होती है, एक ऑब्जर्वेशन जो देख के होती है और एक एक्सपोजिशन मतलब एक्सपेरिमेंट करके होती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है इसमें। पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में बहुत सारे मेथड है, बट जो इम्पोर्टेंट है अवलोकनात्मक विधि में, तो वो देखते हैं क्या क्या है। पहला है आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन में क्या है, एक तो सबसे पहली चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो ये कौन सा मेथड होगा, इंट्रोस्पेक्शन। मतलब ये सबसे ज़्यादा पुरानी विधि है, ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें क्या होता है, आप खुद से अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब आप अपना ऑब्जर्वेशन आप खुद कर रहे हैं। ये क्या होता है, आत्मनिरीक्षण मतलब खुद का निरीक्षण करना। और अंतः निरीक्षण मतलब आप अपने मन की निरीक्षण कर रहे हैं, ऐसा होता है। दूसरा है अवलोकन या अंतर्दृष्टि, मतलब ये बाहरी ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, बाहर देख कर सोच, मतलब बाहर जो देख रहे हैं आप, जैसे आपका कोई और ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो वो बाहरी होगी, क्योंकि वो दूसरे का कर रहा है, अपना नहीं कर रहा है। अंतः मतलब खुद का होता है, तो वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। और बाहर मतलब आउटर, मतलब आप सबका आसपास का इन्वायरमेंट देख के आप बिहेवियर देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तीसरा है प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, या फिर कुछ आप जैसे ग्रुप डिस्कशन दे देते हैं, या फिर कुछ रोल प्ले करवाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट न्यू, मतलब किसी को कुछ नया रोल दे करके देखते हैं कि वो उसमें कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करना, ये सब एक्सपेरिमेंट होता है। कुछ नई टेक्निक आई है तो उसको एक्सपेरिमेंट करना, ये सब होता है। फिर क्षेत्र अध्ययन, फील्ड स्टडी, आप अगर कोई भी ग्रेजुएशन कुछ भी किए हों, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, फिर आप बीएड कर रहे हैं, उसमें भी आप कम्युनिटी वर्क पे जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो फील्ड सर्वे होता है। उसमें आप सबसे फॉर्म्स भी भरवाते हैं, वो फील्ड स्टडी होता है। एक किसी पर्टिकुलर एरिया से आप उस एरिया का स्टडी करते हैं, उसको आप क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मेथड, एक्सपोजिशन मेथड, विवरणात्मक विधि। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब बाहरी होता है। तो इसमें आप एक्चुअल में वो चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो पहला इसमें है केस हिस्ट्री मेथड, मतलब किसी के भी अगर आप मतलब साइकोलॉजी जानना चाह रहे हैं तो उस पर केस स्टडी करते हैं। आपने केस स्टडी पढ़े भी होंगे बहुत सारे, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की केस स्टडी की, मतलब आप किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी जानना चाहते हैं तो आप उसका पास्ट भी तो जानना चाहेंगे ना, कि उसके पास में कुछ ऐसी चीज़ें घटी हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसकी वजह से उसकी मतलब उसका जो भी मस्तिष्क है, दिमाग है, अभी उसके जो वर्तमान में जो भी उसकी सिचुएशन है, वो उस पर आपके पास से ही अफेक्ट पड़ती है। तो आपको उसकी हिस्ट्री तो जाननी पड़ेगी। तो यही होती है केस हिस्ट्री मेथड। दूसरा होता है सर्वे मेथड। सर्वे मतलब इस काइंड ऑफ फील्ड स्टडी मान लीजिए, मतलब आप सर्वे करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों में सर्वे करते हैं। केस स्टडी इंडिविजुअल होता है और सर्वे ज़्यादा लोगों में होता है। ज़्यादा मतलब एक लिमिटेड लोग ही होते हैं, पर वो थोड़ा एक से ज़्यादा लोग होते हैं। और कंपैरेटिव मतलब आप तुलना कर रहे हैं किसी के साथ, आपकी मतलब तुलना करके किसी और का साइकोलॉजी के साथ आप किसी और की साइकोलॉजी की तुलना कर रहे हैं, तो वो कंपैरेटिव हो जाएगा। फिर साइको एनालिटिक में मनोविश्लेषण, मतलब आपके दिमाग का जो भी फंक्शन है, जो भी उसका बोलना चाहिए, साइको एनालिटिक मनोविश्लेषण मतलब ये मस्तिष्क का होता है। और साइको फिजिकल एनालिसिस जो भी होता है, मेथड होता है, वो पूरे भौतिकी मतलब फिजिकली, मतलब आपका एक्टिविटी जोन क्या है, आप मतलब दिमाग के साथ साथ आपका शारीरिक भी इसमें निरीक्षण होता है। तो ये हुआ मेथड। उसके बाद आगे देखते हैं हम आगे कौन कौन से और मेथड इसमें इंपॉर्टेंट बचे हैं। एक होता है इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार, मतलब आप इंटरव्यू लेकर के उसके मतलब दिमाग का वो करते हैं, इससे दिमाग का आप उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद होता है जेनेटिक, मतलब इसमें आपके जीन्स वीन्स जो भी आपके हैं, जेनेटिक जो भी आपका इफेक्ट पड़ता है, वो आप देखते हैं कि जेनेटिकली है कि नहीं, या फिर आपको ये मतलब इन्वायरमेंट से है, या फिर आपके जीन्स में ही कुछ था, इसकी वजह से आप कुछ मतलब किसी के बारे में आप जान रहे हैं कि अगर कोई उसको बीमारी है, या अगर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो मतलब उसके गर्भ में रहने समय उसकी माँ की स्थिति कैसी थी, उसके बाद की उसके फैमिली में किसी को कोई इशू तो नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको जेनेटिकली देखनी पड़ती है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट, मतलब आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये करने से ये मतलब ठीक हो जाएगा, या ये करने से ये इसका कुछ हमें पता चल जाएगा, तो ये सब होता है। क्लिनिकल मतलब वही हॉस्पिटल जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिखी है उसकी सॉल्यूशन के लिए आप जो देखते हैं क्लिनिकली मेथड, वो होता है।
इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे क्वेश्चन पूछता है। और ये दो जो टॉपिक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता ही है। ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से दोस्तों, मोस्टली सीटेट में और सब में आता ही है, यूपी टेट में, इसलिए मैंने इसको अलग से स्टार लगा रखा है। आप इसको ज़रूर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं थोड़ा और स्लो पढ़ाऊँगी। बट हमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, सीडीपी बहुत बड़ा है, तो हमें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए रहेगा। और आप बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी सीटेट और यूपी टेट और एमपी टेट, कोई भी सीजी टेट किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो एस टेट जो भी, एमएस टेट जो भी किसी की भी तैयारी कर रहा है, उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी मतलब मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं करने की और कोशिश करूँगी। मुझे भी पढ़ना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए, कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी तैयारी की थी और मेरी तैयारी सफल हुई। मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही विदाउट कोचिंग किसी की भी चीज़ की उससे ही मैंने खुद से ही सीटेट सब क्लियर कर लिया था, तो और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग बिना कोचिंग, बिना कहीं पैसे भरे ही आप लोगों का भी सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए। तो आइए देखते हैं आगे जो डेवलपमेंट मेथड है, डेवलपमेंटल मेथड, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक है क्रॉस सेक्शनल और दूसरा है लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, ये पार्टिसिपेंट ऑफ डिफरेंट एजेस स्टडी एट द सेम टाइम, डिफरेंट सैम्पल, मतलब इसमें जो भी आप जिस पे भी स्टडी करते हैं, जिस भी ग्रुप ऑफ स्टडी पे करते हैं, तो इसमें डिफरेंट एज के होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 4 साल का होगा, कोई बच्चा 10 साल का होगा, कोई बच्चा 6 साल का होगा, मतलब सब डिफरेंट एज के हैं। बट उनकी जो स्टडी होती है ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, मतलब आज हो गई तो हो गई, उसके बाद दोबारा उस ग्रुप पे नहीं होती है। और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, लंबवत अध्ययन। इसमें क्या है, 1 ग्रुप ऑफ पीपल स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक ही जो भी ग्रुप ऑफ सैंपल होते हैं उसको आज हमने स्टडी किया, आज से 1 साल बाद भी हम स्टडी कर रहे हैं उसी ग्रुप को, उसके बाद 4 साल बाद भी स्टडी कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही लंबा चलने वाला प्रोसेस है, ये बहुत ही पैसा खर्च करने वाला भी है। तो इसको बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो सही नहीं मानते, क्योंकि एज ग्रुप के पीछे आप बहुत टाइम तक पड़े रहते हैं, और ऐसे आपको बाकी सारे ग्रुप का, सारे ग्रुप के एज ग्रुप का, सारे लोगों की साइकोलॉजी सब कुछ पता चलता है। इसमें आपको एक ही ग्रुप के अलग अलग टाइम के लोगों, मतलब उनकी जो सोच अलग अलग समय में बदलती है एज के हिसाब से, वो पता चलती है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट मैथड है। अगर आपको ना समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको यही टॉपिक फिर से इम्पॉर्टेंट समझाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों मैं एक नंबर के लिए आपको क्यों इतना कह रही हूँ, क्योंकि जब हम पेपर देते हैं ना, हमें लगता है कि नहीं बहुत आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट जब पासिंग मार्क्स के भी, अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में और आपको 90 से भी कम आ रहा है, 89 भी आ रहा है, तो आप 1 नंबर के लिए फ़ेल हो जाएंगे। क्यों? इसीलिए एक नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से दिमाग में याद कर ले, लिख के रख ले नोट्स में। मतलब एक स्टार नोट्स होता है जिसको आप मार्क करके रख सकते हैं, कि आपको उसको जब एक बार देखना ही है, हाईलाइट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे और क्या है। आगे देखते हैं हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इससे आपको क्या होगा, जो आगे हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव थ्योरी, जो भी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको इनके जो जनक है, इनकी जो कंस्ट्रक्टिविज्म, जो जिन्होंने इन सारे स्कूल्स की खोज की थी, उनके जो जनक हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें आपको पता चल जाएंगी, जिससे आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको इजीली सब चीज़ें याद होंगी। और इसमें एमसीक्यूज़ बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि अच्छा हाँ ये टॉपिक इससे रिलेटेड था। तो इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इसको आप 1-2 बार वीडियो देख भी लेंगे तो भी आपको दिमाग में घुस जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। तो इसके जो जनक हैं वो है विलियम वुड। उन्होंने इस स्कूल की रचना की थी, संरचना की थी। ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी है, मतलब ये सबसे पहला स्कूल है साइकोलॉजी का, संरचनावाद। इसमें मानसिक प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है। जो भी बच्चे की मानसिक प्रक्रिया है, जो भी वो क्रिया कर रहा है, जो भी उसके मस्तिष्क में चल रहा है, उसके बारे में
इस स्कूल ऑफ थॉट में साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, समझने की कोशिश की जाती है जो भी मानसिक प्रक्रिया एक बच्चे की हो रही है वो। और इसके जनक कौन है? विलियम वुंड। और इसमें जो मनोवैज्ञानिक के जनक होते हैं, जो साइकोलॉजी के जनक है, वो ईवी टिचनर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेम एज इट इज़ उठा के पूछा है कि मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है, साइकोलॉजी के जनक कौन है? ईवी टिचनर। इसको आपको याद रखना है। पर सबसे पहले बात इस पे की थी विलियम वुंड ने, इसीलिए इनका नाम बाद में आता है, बट इन्होंने पहले इसके बारे में बता दिया था, इसलिए ये पहले हो गए। और पर ये पहले से काम कर रहे थे, बट इनका पहले से सबको पता नहीं था, इसलिए इनके बारे में नहीं पता। अगर क्वेश्चन में आपको दोनों में से एक नाम दिखेगा तो आप एक टिक कर सकते हैं, बट अगर आपको ईवी टीचर दिख रहा है तो आपको उसी को ही टिक करना है, क्योंकि एज़ पर NCERT, एज़ पर कोई भी बुक, ये ही करेक्ट आंसर है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1879 में, फर्स्ट स्कूल। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि कैसे आपका कोई भी संरचना करता है मस्तिष्क। मतलब आपने एप्पल देखा तो एप्पल की आप उसके बारे में क्या बात करेंगे कि वो मीठा होता है, उसका कलर रेड होता है, वो शेप में राउंड होता है। मतलब ये एक जनरल सबको मन में दिमाग में आता है कि जो एप्पल होता है वो राउंड शेप का होता है, वो रेड कलर का होता है, वो टेस्ट में मीठा होता है। अब जैसे आप अगर इमली की बात कर रहे हैं, इमली वो लंबी ऐसे होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, ब्राउन कलर की दिखती है, बट वो अंदर से खट्टी होती है, कभी कभी एकदम ही खट्टी होगी, मीठी होगी, मतलब उसका टेस्ट आप खट्टे में आता है। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच के डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके कुछ क्रिटिज़म्स भी हैं। इसके क्रिटिज़म क्या है? इट वॉज कंसिडर्ड लेस साइंटिफिक बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। ये किसी भी मतलब किसी एक के पर्सपेक्टिव में ये मेथड है। मतलब ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? ये किसी एक की संरचना के बारे में है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल पर्पस पे है, बच्चों और जानवरों पर ये विधि नहीं मतलब लागू की गई है, ये उन पर टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं कर सकते कि सबके लिए ही करेक्ट है। आगे हम दूसरा स्कूल देखते हैं। दूसरा स्कूल जो है वो है फंक्शनलिज्म। इसको किन्होंने इसका आविष्कार किसने किया था? विलियम जेम्स ने। इसको हिंदी में प्रक्रियावाद कहते हैं। फोकस ऑन हाउ माइंड फंक्शंस टू हेल्प ह्यूमंस अडैप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। मतलब इसमें क्या मेनली देखा गया है कि जो मस्तिष्क है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसकी प्रक्रिया होती है टू हेल्प ह्यूमंस अडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट की जो भी आप इन्वायरमेंट में फिट बैठने के लिए आपकी मस्तिष्क कैसी प्रक्रिया करती है, वो होती है फंक्शनलिज्म। उसके बाद है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसी के ही बारे में चर्चा ज़्यादा की जाती है। इसका जो जनक है वो है जॉन वॉटसन। ये सब मैं आपको सबके जनक इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुला। मतलब कोई भी बिहेवियरिज्म क्या है, आपको पहले भी मैंने कल के भी क्लास में बताया था। बिहेवियरिज्म वो है जिसमें आप जब किसी को आप लालच देते हैं, उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो उस चीज़ को पाने के लिए कैसा एक्ट करता है, उसकी स्टडी है बिहेवियरिज्म। मतलब इज़ अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुला, मतलब लालच में कैसा रिस्पॉन्स करता है उसका बिहेवियर की स्टडी है बिहेवियरिज्म। By behavior, Watson meant observable and measurable aspects of behavior only. मतलब इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है? ऑब्जर्वेशन और जो मेजरमेंट एक्सपेक्ट है ऑफ बिहेवियर। मतलब बिहेवियर से उनका मतलब क्या है, व्यवहार से उनका मतलब क्या है कि बस ऑब्जर्व करना और उसको मापना कि उसका बिहेवियर कैसा है उस सिचुएशन में। They believe that environment plays an important role in shaping and influencing an individual behavior. ये बहुत ही important लाइन है दोस्तों कि जो environment है, आगे भी हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। environment, heredity, environment का तो बहुत ही रोल है और हमारी लाइफ में भी environment का बहुत रोल है। आपको पता है अगर अच्छी environment होती है तो बच्चा अच्छा होता है, और अगर आप किसी अच्छे बच्चे को भी बुरी environment में डाल दोगे, बुरे वातावरण में डाल दोगे, तो वो उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या बोलना चाहते हैं कि उनका ये कहना है, वो इस बारे में बोलते हैं, बिलीव करते हैं कि दैट इन्वायरमेंट, वातावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में। 1912 में यह कथन दिया था कि मुझे इन्होंने जॉन वॉटसन ने एक बहुत ही
ये कथन बहुत ही फेमस है, इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ये कथन उन्होंने 1912 में दिया था कि मुझे आप 1 दर्जन बच्चे दे दो, हेल्दी बच्चे दे दो, जिनका दिमाग हेल्दी हो, जिन शरीर से हेल्दी हो, वो मुझे दे दो और मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। किसी को चोर, किसी को पुलिस, किसी को वकील, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को कुछ भी, मतलब जो आप कहो मैं उनको बना सकता हूँ। क्योंकि किसी के इन्वायरमेंट में और किसी के बिहेवियर में चेंज आप उसके इन्वायरमेंट में चेंजेस से कर सकते हो। तो ये उनका कहना था। नंबर 4 स्कूल है साइको एनालिटिक मनोविश्लेषणवाद, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर। जो भी बिहेवियर मतलब थोड़ा अजीब होता है, मतलब अनकॉन्शियस माइंड मतलब कॉन्शियस मतलब होता है सचेत होना, अनकॉन्शियस मतलब होता है जो असचेत है। मतलब जो आप समझ रहे होंगे कि मैं इसमें दिमाग की जो भी अजीबोगरीब हरकतें होने लगती हैं, या फिर मान लीजिए आदमी थोड़ा सा पागल जैसे बिहेव करने लगता है, या फिर उसकी बिहेवियर में चेंजेस है, उसके बारे में पढ़ने के लिए साइको एनालिटिक्स स्कूल का निर्माण किया गया। उसके बाद है ह्यूमनिस्टिक का जो भी जनक है वो है कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो हायरार्की की थ्योरी आपने पढ़ा होगा, ये मानवता के बारे में है। इसमें फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो हायरार्की अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो बात है वही की गई है इसमें, कि आदमी को फ्री छोड़ देना चाहिए कब तक, जब तक वो अपनी ग्रोथ उसकी जो भी है वो खुद की सेल्फ एस्टीम तक ना पहुँच जाए। मतलब एक लेवल तक तो आप पहुँच जाते हैं, उसके बाद लोग बोलते हैं ना बस अब हो गया इतना, अब इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। पर लोग तो करते ही हैं, इतने बड़े बड़े अंबानी हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो अगर वो लोग बैठ जाएंगे तो फिर वो कैसे, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अभी तक मतलब वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ अपने को लगता है कि हाँ अब मैं यहाँ तक पहुँच गया, अब मैं बैठ सकता हूँ, वो उनको नहीं मिली रहती, तब तक वो लोग काम करते रहते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं इसमें। फिर इसमें इट एम्फसाइज्ड ऑन हेल्पिंग पीपल अचीव एंड फुलफिल देयर इनर पोटेंशियल। इसमें उन्होंने इस पर फोकस किया कि जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी इनर पोटेंशियल मतलब अपनी सेल्फ संतुष्टि तक पहुंच सके। जब तक उसको खुद से अंदर से ना फील होए कि हाँ अब मैं वो चीज़ पा चुका हूँ, तब तक उसको हेल्प करता है ये। फिर उसके बाद की जो स्कूल है वो है गेस्टाल्टवाद, समग्र होल, मतलब इसमें होल पूरे सबके बारे में बात किया है। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन थॉट्स कि अलग अलग चीज़ों के बारे में, बिहेवियर, फिर साइकोलॉजिस्ट, फिर साइकोएनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक, उसके अलावा अगर इन अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बात करने से अच्छा है सबको एक साथ लेके चलें। तो वो कहा भी जाता है कि होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब किसी को एक परिवार की भी बात कर लो, अगर किसी न्यूक्लियर फैमिली और किसी जॉइंट फैमिली की बात करें तो जॉइंट फैमिली में ज़्यादा फ़ायदे होते हैं सब चीज़ों को लेके, किसी भी चीज़ के तौर पर आप सोचें, और न्यूक्लियर में कम फ़ायदे होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन थॉट्स एंड बिहेवियर टू देयर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव वन मस्ट एक्सपीरियंस दैम एज अ होल। ये इसके बारे में बोलते हैं जो कि मैंने अभी आपको समझाया। उसके आगे देखते हैं कॉग्निटिव स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, संज्ञानवाद के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका डाउट सेशन ले लूँ एक अलग से, तो आपको जो भी हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको आप क्लियर लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा मतलब आसपास लिख दिया है तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। ये एक्चुअली में है इट स्टडी मेंटल प्रोसेस। कॉग्निटिव जो भी थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी भी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इट स्टडी मेंटल प्रोसेस। ये किसके बारे में बात करते हैं, ये दिमाग की बारे में बात करते हैं। जो भी दिमाग का प्रोसेस है, जो भी मस्तिष्क में प्रक्रिया चल रही है, उसके प्रोसेस के बारे में ये स्टडी करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी में। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब सोचना, फिर उसको समझना, फिर उसको याद रखना, फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। ये सब जो भी दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें ना, मतलब आपको कोई चीज़ ये कॉग्निटिव थ्योरी में आती है, मतलब कॉग्निटिव स्कूल्स में आती है। आगे इस पर थ्योरी भी है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी।
तो वही मेरे दिमाग में बार बार आ जा रहा है। आगे देखते हैं, कंपेयर्ड माइंड विथ कंप्यूटर मीनिंग माइंड, विथ कंप्यूटर मीनिंग माइंड रिसीव्स, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, स्टोरेज एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। जो भी दिमाग है उसका कंपेयर इसमें किससे कर रहे हैं हम? कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर भी हमारा किसी भी चीज़ को रिसीव करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर ट्रांसफॉर्म करता है, इसको स्टोर करता है, फिर उसको रिट्राइव करता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो बार बार उसको रिट्राइव करता है। तो ये दिमाग भी हमारा वैसे ही फंक्शन करता है, इसीलिए इसमें कंप्यूटर से कंपेयर किया गया है। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, पियाजे और वाइगोस्की, इसके बारे में बहुत बात करेंगे आगे। इस पर थ्योरी भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। रचनावाद थ्योरी में पियाजे बिलीव करते हैं कि जो लर्नर है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, मतलब जो लर्नर है, जो एक छोटा बच्चा है, वो खुद की अपनी एक रचना करता है, उसका दिमाग बहुत ही एक्टिव रहता है और वो धीरे धीरे सबको कंस्ट्रक्ट करता है, सबकी नॉलेज को बिल्ड करता है और एक अपना थॉट प्रोसेस बनाता है। लर्नर यूज देयर प्रीवियस नॉलेज एज अ फाउंडेशन एंड बिल्ड ऑन इट विद अ न्यू थिंग्स। जो भी लर्नर है, मतलब जो भी है, या फिर हम ही बात कर लें, हम अपने प्रीवियस नॉलेज को भूल तो नहीं जाते हैं ना। हमने बीएड में सीडीपी पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है, उसी को याद करके हम आगे सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं। किसके लिए? सीटेट के लिए। किस लिए? ये एक न्यू टॉपिक हो गया हमारे लिए। बीएड में हमने सीडीपी किस लिए पढ़ी थी? हमें पेपर पास करना था। इसमें सीटेट में सीडीपी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जॉब पानी है। तो ये एक न्यू हमारे लिए न्यू बोला चाहिए टास्क है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं न्यू थॉट के लिए आपके जो पुराने थॉट होते हैं उसको आपको एज अ फाउंडेशन, एज अ बेस, मतलब नींव जब तक नहीं पड़ेगी तब तक घर कैसे बनेगा, तो वो उसको आप नींव मान सकते हैं। आप एकदम ही किसी न्यू बॉर्न बच्चे के पास कोई प्रीवियस नॉलेज तो होता नहीं है, तो उसको सब चीज़ें धीरे धीरे बिल्ड करनी पड़ती है। पर जो बच्चा बड़ा है, 10 साल का है, 20 साल का है, वो उसकी जो भी पहले की नॉलेज है उसको वो कंस्ट्रक्ट करके ही आप पहली कक्षा पढ़ेंगे तभी तो दूसरी कक्षा में जाएंगे। डायरेक्ट तो आप 5वीं कक्षा में तो जाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे ही एक एक स्टेप करके आदमी पढ़ता है। तो इसी के बारे में उन्होंने कहा है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैंने स्टार लगा लिया है, इसको आप अच्छे से मार्क करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक मार्क्स का, इसलिए मैंने इसको स्टार करके अलग से रखा है। मैरी विडन काल्किंस वॉज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ APA एंड अमेरिकन साइकोलॉजी एनालिसिस है ये, और ये पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी थी किसकी? अमेरिका साइकोलॉजी एनालिसिस की, और ये 14th प्रेसिडेंट थी, मतलब नंबर वाइज देखा जाए तो 14 नंबर पे थी, बट ये पहली महिला थी, मतलब महिला प्रेसिडेंट थी। उसके बाद है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण के जनक हैं सिगमंड फ्रॉइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एज इट इज़ उठा के पूछा है कि मनोविश्लेषण के जनक कौन थे, साइकोलॉजिस्ट के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनकी 3 स्टेजेस है जिसके बारे में इन्होंने बात की है। इस पर भी आता है कई बार घुमा फिरा के, इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक है ID, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। तो ये सब पॉइंट्स को आपको स्टार करके ही रखना है। आगे है दोस्तों बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक थे JB वॉटसन। ये ऑब्जर्वेबल ओवर्ट बिहेवियर और कंडीशनिंग पे ध्यान देते हैं। मतलब मैं आपको बताई थी ना, इन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उनको बिहेवियर उनके चेंज करके उनको कुछ भी बना सकता हूँ। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बारे में बात किया था, विश्लेषण है JB वॉटसन, जिन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में बात किया था। फिर तीसरे बंदे हैं जॉन लॉक। इनकी भी एक स्टेटमेंट है जो बहुत बार एज इट इज़ क्वेश्चन पूछी जाती है। ये टेबुलर आसा के बारे में किन्होंने सबसे पहले कहा था? किन्होंने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। कब कहा था? 17वीं शताब्दी में। इन्होंने बच्चों के मन को टेबुलर आसा मतलब ब्लैंक स्लेट, खाली डब्बा, मतलब खाली चीज़ बोल दिया था कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो एक टेबुलर आसा होता है, ब्लैंक स्लेट होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके सबको लग रहा होगा कि मतलब ये क्या टॉपिक है, बट हाँ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपको 4-5 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत ही अब पेपर ऑनलाइन होने लग गया है, तो बहुत सारे सेट्स बनते हैं, तो आपको नहीं पता कि कौन से सेट में क्या क्वेश्चन पूछेगा। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है पेपर के टाइम पे दोस्तों। तो अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप 2 बार वीडियो देख लीजिए। तो भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। आपकी जो भी डाउट्स हैं, हम डाउट सेशन भी रख लेंगे, उसको लाइव कर लेंगे चाहे तो, बट आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, और जो टॉपिक होगा आपको डाउट में लगेगा, मैं आगे भी उसको आगे की जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसमें इंक्लूड कर भी दूँगी, ताकि आपको एक बार वो और क्लियर भी हो जाए। तो अब आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल मिलेंगे दूसरे आगे की टॉपिक में, इससे आगे जो भी है वो उसके बारे में पढ़ेंगे कल हम।
और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अष्टमी है, फिर कल रामनवमी है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक पेपर की तैयारी करते रहिए। और भी किसी हिंदी, EVS या फिर इंग्लिश या फिर मैथ्स जो भी इसका आता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई और टॉपिक पे पढ़ना है तो भी कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगी देने का। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।